नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको हमारा आज का विषय पता है, आज हम बताएंगे कि प्राचीन काल में भी विद्युत विद्या बहुत उत्तम स्तर की थी। तो सर्वप्रथम तो ये कहूँगा कि जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं वो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो आरम्भ करते हैं। तो मित्रों, हमने ये देखा कि कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं, कुछ लोग जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि प्राचीन काल में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और बिना स्वाध्याय के ही ये लोग दूसरों लोगों को भी मूर्ख बना रहे हैं, इतिहास को विकृत कर रहे हैं। हमें तो ये प्रतीत होता है कि इन लोगों ने कभी भी महर्षि दयानंद कृत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया है, तभी तो ऐसी बातें करते हैं। तो मित्रों, आज की हमारी वीडियो आप सबको अपने आर्यत्व पर गौरव करवाएगी। और जो ये कहते हैं कि वैदिक मत में कोई विज्ञान नहीं है, कोई साइंस नहीं है, उनको भी सच का आईना दिखला देंगे। तो एकदम ध्यान पूर्वक अब से वीडियो देखिए। तो सर्वप्रथम मैं वेद का ऐसा प्रमाण दूंगा जिस पर कि विज्ञान आज खोज कर रहा है और महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और वेद भाष्य इत्यादि में आज से 200 साल पहले ही वर्णन कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में, बिजली से चलने वाले रथ या यान के विषय में जो वेद में वर्णन आया है, जो कि अबाउट 1.97 बिलियन ईयर्स एगो से आर्यों को श्रुति परंपरा द्वारा आज तक गुरुकुल इत्यादि में सिखलाते आए हैं। जब ये वैज्ञानिक लोग विद्युत से यंत्र इत्यादि बनाने की कल्पना तक नहीं किए थे, तब से हमारे भारत के गुरुकुल के बच्चे इस जानकारी से अवगत थे और इसका प्रयोग भी राजा भोज के काल तक हुआ करता था। तो देखिए, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त के मंत्र 1 में स्पष्ट तौर पर बिजली से चलने वाले विमान और रथों का वर्णन है। इसे कोई नहीं नकार सकता कि वेदों में विद्युत से चलाने वाले यंत्रों का वर्णन सदा से उपलब्ध था और ये कोई आर्यों के लिए नई बात नहीं थी। भले ही पाश्चात्य लोगों ने इसकी डिस्कवरी बहुत बाद में की हो, परंतु ये प्राचीन काल से आर्यों के वेदों में श्रुति परंपरा में पढ़ना पढ़ाया जाता आ रहा है। अब देखिए, इस मंत्र में भी विद्युत से चलने वाले यंत्रों का वर्णन है। वहीं इस तीसरे मंत्र में भी देखिए, यहाँ पर भी विद्युत से चलने वाले यंत्रों का वर्णन है। वेद तो ज्ञान विज्ञान का भंडार है ही है, परंतु इन सारी बातों को जानबूझकर दबाया जा रहा है। जो वर्णन स्पष्ट तौर पर है, सब जानते हैं कि जब इस धरती पर सब लोग ये कल्पना मानते थे कि मनुष्य भी कभी चिड़िया की भांति आकाश में उड़ान भर सकता है, उससे भी पहले महर्षि दयानंद ने अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि आर्यों को विमान विद्या सीखकर अनेक स्थानों को जाना चाहिए। तब लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, परंतु उनके ग्रंथ को पढ़कर शिवकर बापूजी टलपड़े ने सर्वप्रथम विमान को बनाया था। ये हम सब जानते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, हमारे प्राचीन काल के जो साइंटिस्ट या कहें वैज्ञानिक थे, जिन्हें हम ऋषि महर्षि करके पुकारते थे, उन्हीं में एक महर्षि अगस्त हुए हैं, जिनका इतिहास बहुत प्राचीन है। उन्हीं के नाम से एक अगस्त्य संहिता हमें आज मिलती है, जिसकी पांडुलिपि आज उज्जैन की प्रिंस लाइब्रेरी में भी रखी हुई है। और क्या आपको पता है कि महर्षि अगस्त्य ने इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने की विधि भी अपने ग्रंथ में लिखी है? हो सकता है आपने भी बचपन गवर्नमेंट बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक्स में आपने पढ़ा हो, परंतु यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आश्चर्ययुक्त मत होइए, ये बात सच है। हमारे महर्षि अगस्त्य ही है सबसे प्रथम बैटरीज के आविष्कार करता। तो ये बात सच है कि सर्वप्रथम महर्षि अगस्त्य ने ही बैटरी की एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी प्राचीन विधि बताई थी जिससे बहुत आसानी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। अभी हम आपको एक वीडियो के थ्रू भी समझाएंगे। तो ऋषि अगस्त्य के अनुसार जो विधि उनके श्लोकों में मिलती है, उसे जब आज के लोगों ने प्रयोग किया तो वह 100% सही निकली। इससे सब लोगों ने ये जाना कि प्राचीन काल में भारत में बिजली उत्पन्न करने की भी विद्या मौजूद थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई प्रकार की बैटरीज का यूज करके प्राचीन समय में तुलसी के वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस
के द्वारा चार्ज करके हम मेडिकल ओजोन बनाया करते थे। कैलकट के बेसिल मिशन ने इसी ओजोन बनाने की पद्धति, फिर यही पद्धति भारत से फिर विदेश में जा करके वे लोगों ने इसे अपने नाम से पेटेंट कर लिया। यहाँ अगस्त्य संहिता से ये श्लोक देखिए, यहाँ लिखा है संस्थाप्य मीन्स प्लेस, मृण्मय पात्रे मीन्स एन अर्थन पॉट, ताम्रपत्रम मीन्स कॉपर प्लेट्स, सुसंस्कृतम मीन्स अरेंज इट वेल। फिर इसी प्रकार छादय मीन्स कवर, शिखी ग्रीवेन मीन्स विथ कॉपर सल्फेट, चादार भी मीन्स एंड देन ऐड काष्ठा पाम सुभी, दैट मीन्स ऐड मॉइस्ट सॉडस्ट ऑन टॉप ऑफ इट। फिर आगे क्या लिखा है, दस्ता लोस्टो निधातवयः पारदाच्छादितस्तथा, डिपोजिटम मर्क्यूरी अमेलगमेटेड मीन्स विथ इट्स alloy, with Dastalosto means zinc, and finally this combination will create Sanyogachayate Tejo energy Sanjetam, that was called Mitra Varuna means electricity, means electric current और विद्युत। अब इसी की तरह एक वोल्टाइक पाइल बैटरी जो है वो पाश्चात्यों ने खोजी, जिसका कि उन लोगों ने आविष्कार किया तथा जिससे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही थी। इसका जो इन्वेंशन था वो एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था, जो कि इटालियन फिजिसिस्ट थे, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1799 में किया था। वोल्टाइक पाइल के आविष्कार के बाद अनेकों आविष्कार हुए, जैसे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आइसोलेट किया जाता है, और ये किया था विलियम एंड एंथोनी ने। इस डायग्राम में भी आप देखकर समझ सकते हैं, इस डायग्राम में भी देख के आप समझ सकते हैं। इसमें दिखाया है कि जैसे जो कॉपर जिंक डिस्क है, उन दोनों के बीच एक सोक्ड कार्डबोर्ड बीच में डालकर फिर उन दोनों को सेपरेट किया गया है इलेक्ट्रोलाइट के यूज़ के लिए। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो बैटरी की खोज है वो 17वीं सदी के पहले यदि कहीं पर वर्णन मिलता है तो वो केवल और केवल वैदिक काल में मिलता है, और हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में इलेक्ट्रिक से चलने वाली अनेक एप्लीकेशंस बनाने की विधियां भी वर्णित है। वहीं वोल्टा ने जो शोध किया, दो मेटल को लेकर ब्राइन सोक्ड पेपर बीच में पुट करके, जिससे उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, और फिर ऐसे ही पाश्चात्यों ने उसको ही अल्टरनेटिव्स खोज के अलग अलग चीज़ों में यूज़ करके इलेक्ट्रिक वोल्ट को बढ़ाया और अन्य एक कार्य सिद्ध किए। तो इसे कोई भी नकार नहीं सकता कि अगस्त्य संहिता में जो बैटरी का श्लोक आया है, इसे कई लोगों ने बैटरी निर्माण करके प्रैक्टिकली लैब में दिखाया है। इस डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो को देखिए। और इस अगस्त ऋषि की बैटरी की विधि से अराउंड 1.5 वोल्ट्स की बिजली पैदा होती है। और हाँ, ये बात याद रखना कि ये 1 पॉट का खाली मेजरमेंट है, 1 पॉट से इतनी बिजली उत्पन्न होती है। वहीं अगस्त ऋषि ने आगे के श्लोकों में शतानाम कुंभ अर्थात 100 पॉट से और भी बिजली ज़्यादा उत्पन्न करने की बात को वर्णन किया है, यानी अपने अकॉर्डिंग इष्ट प्रयोजन के लिए प्राचीन काल में इस प्रकार से भी बिजली उत्पन्न किया जाता था, जिसको कि हमने अभी देखा। ऐसे ही और भी यंत्रों की अगर आपको खोज है, आपको जानना है कि प्राचीन काल में कैसे कैसे यंत्र हुआ करते थे, तो एक पुस्तक है यंत्र सर्वस्व, उसे भी मंगवा कर जरूर पढ़ें। अब देखिए, महर्षि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में महाराजा भोज के ग्रंथ भोज प्रबंध से एक श्लोक प्रस्तुत किया है, वायुम ददाति व्यजनम सुपुष्कलम विना मनुष्येण चलत यजस्रम। अर्थात महाराज भोज अपने ग्रंथ भोज प्रबंध में ये लिख रहे हैं कि उनके काल में कुछ इस प्रकार के पंखे हुआ करते थे जो कि बिना मनुष्य के चलाए, यानी ऑटोमेटिक कला यंत्र के बल से नित्य चलते। और यहाँ शब्द आया है पुष्कल, अर्थात ठंडी वायु दिया करते थे।
अब यहाँ पर कुछ लोग ये शंका करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रमाण है। तो यहाँ पर मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, पाश्चात्यों ने हर एक यंत्र को बिना संस्कृत ज्ञान के ही आज के कुछ ऑटोमेटा को देख करके उसे भी ऑटोमेटा समझ लिया। वास्तव में यंत्र का अर्थ ऑटोमेटा नहीं होता है। फिर भी एक पल के लिए उनकी बात मान करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं कि राजा भोज के काल में ऐसी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जो बिना किसी इलेक्ट्रिक खर्च के, मान लेते हैं कि महाराजा भोज के काल में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही पंखे इत्यादि जो यंत्र है वो चला करते थे और बिजली इत्यादि का कोई उपयोग नहीं होता था। तो इससे तो यही सिद्ध होता है उस काल का साइंस आज के साइंस से तो बहुत आगे था। आज के साइंस के कारण तो हमारे घरों में बिजली खर्च इतने ज़्यादा आ रहे हैं और फिर भी हमने कोई ऐसी अफोर्डेबल तकनीक नहीं खोज पाया न मानवों को ही प्रोवाइड कर सके। इससे ये मानना ही पड़ेगा कि उस समय यदि इलेक्ट्रिसिटी के बिना ही स्वचालित यंत्र हुआ करते थे तब तो वो बहुत कॉस्टलेस टेक्नोलॉजी होगी। ये तो और भी गर्व की बात है। और यदि आप इलेक्ट्रिसिटी को मानते हैं, आप मानते हैं कि राजा भोज इत्यादि प्राचीन आर्यवर्त में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था, तब भी हमारा ही पक्ष सिद्ध हो रहा है, तब भी हमारा ही मत सिद्ध हो रहा है। तो हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि प्राचीन काल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आर्यवर्त में होती थी। कुछ अलग ढंग से होती थी, परंतु होती थी। यदि अब भी ना माने तो महाराजा भोज के इस प्रमाण को देखकर तो अवश्य मान जाएंगे। ये देखिए हाइड्रोलिक मशीन्स का वर्णन, यहाँ पढ़िए टरबाइन। जलधारा के शक्ति उत्पादन में उपयोग के संदर्भ में समरांगन सूत्रधार ग्रंथ के 31वें अध्याय में कहा है, धारा च जल भारश्च पयसो भ्रमणम तथा यथोच्छ्रायो यथाधिक्यम यथा नीरम धृतापि च एवमादीनि भुजस्य जलजानी प्रचक्षते। अर्थात बहती हुई जलधारा का भार तथा वेग का शक्ति उत्पादन हेतु हाइड्रोलिक मशीन में उपयोग किया जाता है। जलधारा वस्तु को घुमाती है और ऊंचाई से धारा गिरे तो उसका प्रभाव बहुत होता है और उसके भार व वेग के अनुपात में घूमती है। इससे शक्ति उत्पन्न होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने की बात की गई है। फिर उसके बाद 31वें अध्याय का 35वां श्लोक दे करके कह रहे हैं, पानी को संग्रहित किया जाए, उसे प्रभावित और पुनः क्रिया हेतु उपयोग किया जाए, यह मार्ग है जिससे बल का शक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी प्रक्रिया का विस्तार से इसी अध्याय में वर्णन है। अब मित्रों ये देखिए स्क्रीन पर आपको समरांगन सूत्रधार का 31वां अध्याय शो हो रहा होगा। देखिए सारे श्लोक यहाँ पर उपस्थित है। हम अपनी बात पूर्ण प्रामाणिकता से वेरीफाई कर सके इसलिए मूल ग्रंथ से भी दिखला रहे हैं। और वहीं दूसरे श्लोकों में ये भी लिखा है, ये देखिए स्क्रीन पे आपको प्रमाण शो हो रहा होगा। द समरांगन सूत्रधार गिव्स 3 principal classes of yantras. Firstly, the yan yantras used in vimanas, chariots. Secondly, the udak yantras, water machines, pipes and showers, technically called vari yantra or dhara yantra. Thirdly, the machine for warfare, संग्रामार्थ is made. यहाँ कुछ और यंत्रों के प्रकार बताए गए हैं। तो आपने देख लिया होगा कि आर्यों के इतिहास में न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वर्णन बल्कि कई सारे यंत्रों की वर्णन हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में मौजूद है, लेकिन हम उसे पढ़ते नहीं। ऐसे ही हमारे शिल्प शास्त्र, स्थापत्य वेद इत्यादि में ऐसे ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से युक्त यंत्रों के वर्णन है, जिस पर यदि भारत सरकार शोध करे और विद्वान गण भी हमारे वैदिक शास्त्रों, ब्राह्मण ग्रंथों इत्यादि से अगर ठीक भाष्य करें तो उसमें से ऐसे ऐसे गजब के प्रमाण हमें देखने को मिलेंगे जो कि आज के विज्ञान से कई गुना बेहतर और आगे की होगी। और मित्रों यही नहीं, हमारे प्राचीन इतिहास में डैम का भी वर्णन है। आप गूगल पे जाइए और लिखिए भोज वेटलैंड, तो वहाँ ये जानकारी निकल कर सामने आएगी कि प्राचीन काल से आर्य लोग डैम की भी जानकारी रखते थे। इस पर यदि आपको और पढ़ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारा इतिहास। और हाँ, इस डैम को बाद में मुल्लों ने तोड़ डाला। तो यहाँ पर यह सिद्ध हो गया कि जो डैम बनाने की कला भी हमारे आर्यों से सब लोगों ने सीखी है। तो ये है हमारा इतिहास, ये है हमारी टेक्नोलॉजी।
ये है वैदिक साइंस। धूर्त लोगों को क्या करना है, केवल भ्रांतियां फैलाना है और जो इतिहास है उसको मिटाना है, परंतु वे अपने इस कार्य में कभी सफल नहीं हो पाते। इतने सारे प्रमाण चीख चीख कर भी कह रहे हैं, फिर भी कुछ पाश्चात्य अंधभक्त नहीं मान रहे। तो ऐसे हठी और दुराग्रही लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। आप अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, उन सारे लोगों को इग्नोर करिए, उनकी भ्रांति युक्त बातों में न पड़िए। यही मैं आपसे कहना चाहूँ। और हमारे इस वीडियो का मंतव्य केवल और केवल प्राचीन इतिहास में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दिखलाना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। इसलिए हमारे सनातनी भाइयों से निवेदन है कि वे हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वे उन लोगों को जरूर ये वीडियो दिखाएं जो जानबूझकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। तो अंत में हम यही कहेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते जी।